नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो रोज की तरह अपनी करंट अफेयर क्लास में हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो आज भी डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम लोग ये बात करने वाले हैं कि पहली बार देश में ऐसा होने वाला है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कानून के तहत होने वाली है। अभी तक हमारे देश में निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए कोई कानून नहीं था, लेकिन हम देख रहे हैं कि 2 साल पहले 2023 में केंद्र सरकार एक विधेयक लेकर के आई थी जो कानून बना, और उसी कानून के तहत अब पहली बार हम ये देख रहे हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति होगी, क्योंकि अगले महीने फरवरी में हमारे वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार वो रिटायर हो जाएंगे। तो उनकी जगह पर एक नए व्यक्ति को इस पद की जिम्मेदारी दी जाएगी। तो देखते हैं क्या क्या खास बातें हैं हमारे इस नए कानून में, अच्छे से जानते समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो न्यूज हमारी है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को अपने पद से रिटायर हो जाएंगे। तो इसके बाद जरूरी है कि इस पद को एक कोई खास व्यक्ति, नया व्यक्ति संभाले। काफी महत्वपूर्ण पद है देश का, और 18 फरवरी को रिटायर होंगे। तो इससे पहले जरूरी है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो व्यक्ति चुन ले जिस व्यक्ति को 18 फरवरी से ये पद संभालना है। तो इसी वजह से अब जो नया कानून है वो क्या क्या कहता है, जरा बातों को हम लोग समझते हैं आगे बढ़ते हुए। राजीव कुमार के बाद पहली बार नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति बदले नियमों के तहत होगी, प्रॉपर कानून के तहत होगी। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के पैनल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हुआ करते थे, लेकिन नए प्रावधानों में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पूरा साइड कर दिया। दरअसल जैसे कि हम लोग अपने देश में व्यवस्था मानते भी हैं, हमारे यहाँ पे व्यवस्था क्या है, हम लोग ये कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर जो है वो जुडिशरी से अलग चलेगा, जुडिशरी सेपरेट रहेगी। जुडिशरी ना तो इन्वॉल्व होगी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के अंदर, और ना ही एग्जीक्यूटिव या जो हमारी लेजिस्लेचर है वो जुडिशरी को किसी तरह से परेशान करेगी या अपना हस्तक्षेप करेगी, ये कभी नहीं होगा। तो इसी वजह से ये माना गया कि ठीक है, जुडिशरी को सेपरेट कर देते हैं और सारा डिसीजन जो है वो एग्जीक्यूटिव के तहत ही होगा कंप्लीट। ठीक है, तो अब क्या क्या मामला फाइनल किया गया जरा समझते हैं। तो पूरी की पूरी व्यवस्था जो है वो 2023 में हम लोगों ने शुरू होते हुए देखी। दरअसल 2023 में केंद्र सरकार एक विधेयक लेकर के आई जिसको मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि विधेयक के रूप में जाना गया। लेकिन बाद में ये विधेयक जो है वो संसद से पास हो गया और कानून बन गया। तो इस विधेयक की खास बात क्या है कि 10 अगस्त 2023 को ये विधेयक राज्यसभा में आया था। 10 अगस्त 2023 को राज्यसभा में आने के बाद 12 दिसंबर 2023 को ये राज्यसभा से पास हुआ और 21 दिसंबर 2023 को ही लोकसभा से पास हो गया, जिसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और ये कानून बन गया। दरअसल इसको लेकर के जो मामला होता है वो मामला पहले शुरू होता है सुप्रीम कोर्ट में। दरअसल ऐसा कुछ था नहीं, देश में व्यवस्था नहीं थी। तो 2023 की शुरुआत में ही हम लोग देखते हैं कि ना मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक मामला जो था वो सुप्रीम कोर्ट में उठता है। सुप्रीम कोर्ट में ये बोला जाता है कि केंद्र सरकार अपनी मन मर्जी से किसी भी व्यक्ति को इस पद की जिम्मेदारी दे देती है जिससे वो चुनावों को प्रभावित कर सकती है, और हमारे देश में कोई भी खास व्यवस्था है नहीं है जिसमें हम लोग जान सके कि कैसे किसी व्यक्ति को निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुना जा रहा है। अब दरअसल हम लोग चुनाव आयोग के बारे में जो भी पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं अनुच्छेद 324 में, जहां पर अभी हम लोग के लिए यह व्यवस्था है कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे जो 65 वर्ष की उम्र या फिर 6 वर्ष के लिए कार्यकाल उनका रहेगा और इस पद को संभालेंगे। तो 65 वर्ष की उम्र या 6 वर्ष का कार्यकाल जो भी पहले हो जाता है तो आपको अपना पद छोड़ना पड़ेगा, ये फिक्स है यहाँ पर। बाकी नियुक्ति वगैरह कैसी होगी वो सरकार पे ही रहता था, और सरकार जिस नाम को रिकमेंड करती थी राष्ट्रपति उस व्यक्ति को नियुक्त कर दिया करते थे इस पद पे। लेकिन क्या हुआ, जब 2023 में सुप्रीम कोर्ट में मामला उठा तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करी। सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि हाँ, एक परिभाषित विधि होनी चाहिए जो पारदर्शी हो, लोगों को पता हो कि कैसे नियुक्ति की जा रही है निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार को यह बोला कि देखिए, जरूरी है कि हमारे देश में एक कानून बनाया जाए और कानून के साथ साथ ये व्यवस्था की जाए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स जो है उन सभी की नियुक्ति एक कमेटी करेगी, एक पैनल करेगा। कोई अकेला व्यक्ति नहीं करेगा या अपारदर्शी तरीके से नहीं होना चाहिए, एक पैनल रहेगा हमारे पास में, वही पैनल ये डिसाइड करेगा कि कौन व्यक्ति इस महत्वपूर्ण पद को संभालेगा। तो पूछा गया कि पैनल में कौन, तो हमारे मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने उस समय ये बताया कि जो पैनल रहने वाला है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए, उसके अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन और प्लस सीजेआई जो है वो रहेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और सीजेआई। काफी बैलेंस अप्रोच थी, सब अलग अलग थे और लग रहा था कि जो भी नाम चुना जाएगा वो नाम बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, तो ही व्यक्ति इस पद पर आकर बैठ पाएगा और जिम्मेदारियों को संभाल पाएगा। लेकिन क्या हुआ, इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि इसके लिए आप विधि बनाइए और कानून तैयार करके उसके अकॉर्डिंग चीजों को फाइनलाइज कर दीजिए। अब उसी के तहत हम लोग देखते हैं कि केंद्र सरकार विधेयक जो थी वो लेकर के आती है 10 अगस्त 2023 को। लेकिन जब केंद्र सरकार ये विधेयक लेकर के आती है तो विधेयक में कुछ चीजों को बदल देती है। सबसे महत्वपूर्ण स्थिति तो यही थी जो बदल दी गई। जिस समय बिल आया
तो बिल के अंदर हम लोगों ने देखा कि दरअसल बिल में सुप्रीम कोर्ट की बात मानी गई कि पैनल होना चाहिए। अब पैनल कैसा रहेगा, तो बिल में हमारी केंद्र सरकार ने बताया कि देखिए जी, जो पैनल रहेगा, जो चयन समिति होगी, उस चयन समिति में प्रधानमंत्री आपने कहा, ठीक है जी, हम प्रधानमंत्री को ले रहे हैं, प्रधानमंत्री रहेंगे और नाम फाइनल करेंगे। आपने कहा लीडर ऑफ अपोजिशन होने चाहिए, ठीक है, हमने कह दिया लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहेंगे। आपने कहा सीजेआई होने चाहिए, इन्होंने कह दिया कि नहीं, सीजेआई क्या है, हम जुडिशरी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, हम पूरा का पूरा मामला जो है वो अलग रखेंगे जुडिशरी से। तो उन्होंने तीसरा व्यक्ति रखा, वो रखा है कैबिनेट मिनिस्टर। इन्होंने कहा प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और एक कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो रहेगा, और ये तीनों लोग मिलकर के एक नाम फाइनल करेंगे। जो निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त जिस भी पद के लिए चुना जाएगा, व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। अब जैसे ये बिल आए, विवाद शुरू हो गया। विवाद क्यों शुरू हो गया, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर ये दोनों तो एक तरफ के हो गए, सरकार के आदमी है, बस यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन जो है ये व्यक्ति विपक्ष से है। तो अब इस कंडीशन में क्या हुआ कि विवाद चला, और वो विवाद पिछले जो सीजेआई थे उनके मामले में भी चला, और पिछले सीजेआई ने भी सुनवाई करी, लेकिन उन्होंने कह दिया कि सरकार का मामला है तो हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और यही मामला जो है वो वर्तमान सीजेआई हमारे जो संजीव खन्ना है उनके सामने भी मामला आ रहा है। ठीक है, उनसे बोला जा रहा है कि आप सुनवाई करो और बोलो कि ये जो एक्ट आया, ये एक्ट बहुत ज्यादा गलत है, इसको हम लोग व्यवस्था में नहीं रखेंगे। सरकार की तरफ झुकाव दिखा रहा है, एक बैलेंस जो पैनल होना चाहिए, बैलेंस्ड पैनल नहीं है। ठीक है, तो विवाद चल रहा है, लेकिन फिलहाल जो हमारे पास नियम है वो नियम यही है कि चयन समिति होगी, और जो चयन समिति होगी उस चयन समिति के अंदर प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और हमारे कैबिनेट में से किसी एक मिनिस्टर को चुन करके रखा जाएगा। अब ये किन नामों पर विचार करेगी, तो इन नामों पर विचार करने के लिए ये बोला गया कि देखिए हम बनाएंगे खोज समिति। खोज समिति की जिम्मेदारी होगी कि भैया आप ढूंढो 5 नाम। कितने? 5 नाम ढूंढने हैं आपको, ऐसे व्यक्तियों के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त के पद पे सूट बैठ सकते हैं, मतलब सूट करते हो, जिम्मेदारी संभालने योग्य हो व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति हमें 5 चाहिए। तो जो ये खोज समिति होगी इसके लिए बोल दिया कि भाई जो कैबिनेट सचिव है, कैबिनेट सेक्रेटरी के व्यक्ति जो होगा, वो कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक खोज समिति बनेगी, और कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में खोज समिति जो है वो 5 नामों को फाइनल करेगी। जिन 5 नामों को ये फाइनल करेंगे, ये 5 नाम जाएंगे उसके बाद में चयन समिति के पास में, और चयन समिति इन 5 नामों में से किसी, अगर एक पद खाली है तो एक नाम को, अगर 2 पद खाली है तो 2 नामों को फाइनल करेगी। जो नाम फाइनल होंगे वो नाम बाद में जाएंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में, उनसे बोला जाएगा कि हमने ये व्यक्ति चुन लिया है, आप इस व्यक्ति को चीफ इलेक्शन कमिश्नर या अदर इलेक्शन कमिश्नर जो भी है आप वो बना दीजिए, शपथ दिलवा दीजिए और जिम्मेदारियां दे दीजिए। तो ये फाइनल हुआ था। तो डिस्प्यूट है यहाँ पर चयन समिति को लेकर के जो लगातार चला हुआ आ ही रहा है। क्लियर है सारी कहानी। तो यही जो प्रावधान है, यही प्रावधान हम लोग देखते हैं कि सारे बिल में कर दिए गए हैं और सारी बातें उसके अंदर मेंशन है। क्लियर सारी बात। अब यहाँ पर यह भी बोला गया कि क्या योग्यता होनी चाहिए, किस व्यक्ति को चुना जाए, कि कौन बनेगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त या फिर अन्य निर्वाचन आयुक्त। तो ये बोला गया कि देखो ऐसा तो कोई खास क्राइटेरिया है ही नहीं, जनरली हम लोग देखते हैं कि आईएएस ऑफिसर ही बनते हैं। तो बस ये है कि व्यक्ति ईमानदार हो, उसकी सर्विस वगैरह अच्छी रही हो, है ना, और इसके अलावा ये है कि बस व्यक्ति योग्य हो, जिम्मेदारी समझता हो, उसको चुनाव संचालन की समझ हो, तो ऐसा कोई व्यक्ति ही इस पद को संभाल सकता है, वही व्यक्ति जिम्मेदार है। ठीक है, अब ये बोला गया कि अच्छा ठीक है चलो चुन भी लेंगे, पर सैलरी वगैरह कैसे देनी है। तो बोला गया कि जो सैलरी, जिस प्रकार के वेतन भत्ते और सुविधाएं कैबिनेट सचिव को मिलती है, ठीक वही उसी प्रकार के वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं हमारे निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त, यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त को दी जानी चाहिए। ये मामला भी इन्होंने वहां पर फाइनल किया। तो जो सैलरी रहेगी वो किसके बराबर रहेगी, कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर ही इन्होंने बोल दिया कि कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर ही मामला चलेगा, सैलरी यानी कि वेतन भत्ते वगैरह सभी के मामले में। क्लियर है। इसके अलावा ये बोला गया कि मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति, अगर सिर्फ और सिर्फ वो निर्वाचन आयुक्त है, अगर उसकी सर्विस अच्छी रहती है और ये बोलते हैं कि यह निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद संभाल सकता है, तो क्या टेन्योर बदलेगा या क्या रहेगा। तो उस समय नियम ये बनाया गया कि देखिए अगर आप इलेक्शन कमीशन के अंदर आ गए हैं तो इलेक्शन कमीशन के अंदर आप सिर्फ 6 साल तक ही काम कर सकते हैं मैक्सिमम, या फिर 65 वर्ष की उम्र तक ही काम कर सकते हैं। अगर आपने मान लीजिए कि 3 साल आपने एज अ इलेक्शन कमिश्नर काम किया है और उसके बाद आपको अपॉइंट कर दिया जाता है एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो ऐसी स्थिति में आप 6 वर्ष तक, यानी कि 3 और एक्स्ट्रा वर्ष ही उस पद पे कार्य कर पाएंगे। तो टोटल टेन्योर जो है वो 6 वर्षों का ही रहेगा। और अगर मान लीजिए कि 3 वर्ष के बाद आपकी उम्र जो है वो 1 वर्ष के बाद ही 65 वर्ष हो जा रही है, तो आप सिर्फ 1 साल काम करेंगे, 65 वर्ष के होकर आपको वो पद छोड़ना पड़ेगा। ये नियम भी यहाँ पर तय कर दिया गया। तो इस प्रकार की पूरी व्यवस्था जो है वो फाइनल की गई। फाइनल करने के बाद हम देखते हैं कि बिल पास हुआ, बिल पास होने के बाद कानून बना, और कानून बनने के बाद वो अब हमारे सामने है।
हालांकि ये बोला जाता है कि पांच नाम जो है वो 5 नाम खोज समिति भेजेगी चयन समिति के पास, उन 5 में से किसी को चुनना है। लेकिन यहाँ पर एक प्रावधान ये भी कर दिया गया है कि अगर चयन समिति को ऐसा महसूस होता है, अगर जो सिलेक्शन कमेटी है हमारी, अगर उसको ये महसूस होता है कि कोई और नाम इन 5 नामों के अलावा भी सूट बैठ रहा है, पद पे यूज किया जा सकता है व्यक्ति को, वह व्यक्ति सुटेबल है, तो ऐसी कंडीशन में यह सिलेक्शन कमेटी की जिम्मेदारी है कि वो उन 5 नामों को छोड़कर कोई एक नाम अपनी मर्जी से भी कंसीडर कर सकते हैं। वो उनके अपने हाथ का मामला है, अगर उन्हें लगता है कि व्यक्ति योग्य है और पद को संभाल सकता है। तो बाध्यकारी नहीं है वो 5 नाम, जो 5 नाम भेजे जाएंगे चयन समिति के पास में, उसके अलावा भी कहीं भी चयन समिति विचार कर सकती है। ठीक है, तो यही सारी की सारी बातें जो है वो हम लोग देख रहे हैं, ये सब यहाँ पर आपके हमने मेंशन है। हालांकि पहली बार 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने ही नहीं बोला था कि एक पैनल होना चाहिए। हमारे देश में एक लंबा इतिहास चला आ रहा है इसके पीछे, कहानी जो है वो 1990 से चल रही है और बार बार बोला जा रहा है कि एक कमेटी बना लो, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए, अदर इलेक्शन कमिश्नर के लिए डिफाइंड नहीं है। तो एक समिति बना लो, एक बॉडी डिफाइन कर लो, उसके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए अपॉइंटमेंट। जैसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गोस्वामी समिति बनी। गोस्वामी समिति को जिम्मेदारी दी गई, बोला गया कि देखो कुछ बताओ हमें, कैसे हम अपॉइंट कर सकते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर। तो गोस्वामी समिति की जो सिफारिश थी वो 2 अलग अलग रूपों में आई, अदर इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए अलग और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए अलग। तो यहाँ पर यह बोला गया कि अगर कभी भी किसी भी व्यक्ति को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त करना है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति का निर्णय जो समिति लेगी, उस समिति के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन, ये 2 लोग रहेंगे। ठीक है, सिर्फ 2 लोग, यानी कि सीजेआई यानी कि जुडिशरी और लीडर ऑफ अपोजिशन। गवर्नमेंट को इन्होंने इंक्लूड नहीं किया। इन्होंने कहा कि सीजेआई और लीडर ऑफ अपोजिशन, अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो ऐसी स्थिति में जो सबसे बड़ा दल है विपक्ष में, वो उस दल का जो नेता है वह व्यक्ति ये काम करेगा। तो इन दोनों लोगों को जिम्मेदारी दी गई। बोला गया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति इस प्रकार से होगी। इनसे बोला गया क्या सिर्फ मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त के मामले में? तो उन्होंने कहा कि देखिए सीजेआई और लीडर ऑफ अपोजिशन मिलकर के किसी को तो बनाएंगे ही बनाएंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो जब अन्य निर्वाचन आयुक्तों की बात होगी तो अन्य निर्वाचन आयुक्त के मामले में आपको यह बात भी ध्यान रखनी है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी आप ऐड कर लेंगे। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, लीडर ऑफ अपोजिशन और सीजेआई, ये तीनों मिलकर के बाकी जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं हमारे, उनके लिए निर्णय लेंगे कि क्या रहेगा। क्लियर है मामला? तो इस प्रकार की सिफारिश गोस्वामी समिति की आई थी। फिर हम लोग देखते हैं कि गोस्वामी समिति की चीजों को ही समझ करके थोड़ा सा बदल करके 70वां संविधान संशोधन आया। ठीक है, 70th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1990 में। हालांकि ये 1994 में आया था राज्यसभा में, लेकिन वापस ले लिया गया। तो इसमें बोला गया कि एक समिति बनाएंगे। समिति में कौन कौन रहेगा? राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, बोल दिया गया कि भाई ये सारी जिम्मेदारी जो है वो इस प्रकार से चलेगी और ये 3 लोग जो हैं ये आगे का कहानी संभालेंगे और पदों पे व्यक्तियों को नियुक्त करेंगे। लेकिन राज्यसभा में गया विधेयक और यहीं से ही वापस आ गया, पास नहीं हुआ। इसके बाद नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान की कामकाज की समीक्षा के लिए हमने एक समिति बनाई थी 2002 में। इसने भी रिपोर्ट पेश की। इसने बोला कि भाई एक पैनल होना चाहिए इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट के लिए। कौन रहेगा? तो बोला गया पीएम को ले लो, लीडर ऑफ अपोजिशन ले लो, ठीक है, लोकसभा से, लीडर ऑफ अपोजिशन ले लो राज्यसभा से, लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा से सभापति। यानी कि उन्होंने बोला कि 5 लोगों का पैनल बनाइए, दोनों के दोनों हाउस से आप लीजिए उनके अध्यक्ष और चेयरमैन, दोनों हाउस से लीजिए लीडर ऑफ अपोजिशन, सरकार से सिर्फ प्रधानमंत्री। ये 5 लोग मिलकर निर्णय लेंगे। लेकिन अच्छा नहीं लगा, इसको भी फाइनल नहीं किया। फिर लॉ कमीशन आया 2015 में। तो लॉ कमीशन को बोला गया कि भाई बताओ। लॉ कमीशन ने बोला कि पीएम ले लीजिए, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा से ले लीजिए, ठीक है, इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ले लीजिए। ठीक है, यानी कि जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ठीक वैसी स्थिति यहाँ लॉ कमीशन में देखी। फिर जब मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में उठा तो सुप्रीम कोर्ट वाला को पता ही है, इन्होंने कहा कि पीएम को लीजिए, लीडर ऑफ अपोजिशन लीजिए और सीजेआई लीजिए। तो जो हमारा लॉ कमीशन है और जो सुप्रीम कोर्ट है, 2015 और 2023 दोनों ने सेम बात कही और 2023 की बात ही सरकार को बोली और कहा पैनल बनाओ और इसी के आधार पर हमारा ये बिल तैयार हुआ जो बाद में कानून बना। क्लियर है सारी बात? तो ये अलग अलग रिकमेंडेशंस आई थी, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक, इतनी सारी बातें करने के बाद जो विधेयक है, कैसे अपॉइंटमेंट होने वाली है, इतना कुछ समझ लिया। थोड़ी सी बातें चुनाव आयोग की कर लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को।
कैसी संस्था है ये, कैसी बॉडी है? संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 324 में इसका प्रावधान हमें मिल जाता है। 324 से 329 तक चुनाव आयोग से जुड़े हुए हमें प्रावधान देखने को मिलते हैं। जिम्मेदारी है कि देश में चुनाव संपन्न कराना है निष्पक्ष स्वतंत्र रूप से। पॉलिटिकल पार्टीज का मैनेजमेंट जो होगा वो भी आप करेंगे, इलेक्टोरल रोल्स भी आप संभालेंगे, तो चुनाव से जुड़ा हुआ सारा मामला जो है वो आपके पास रहेगा। ठीक है। चुनाव आयोग की शक्तियां क्या है? संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण करना, निर्वाचक नियमावली यानी कि इलेक्टोरल रूल्स तैयार करना, मतदाताओं को शामिल करना, इलेक्शन की डेट, शेड्यूल, ये सभी चीजें बताना और टाइमली इलेक्शन कंप्लीट करवाना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, निर्वाचन चिन्ह जो उनका मतलब पॉलिटिकल पार्टी का जो चिन्ह रहेगा वो चिन्ह भी उनका बताना किसका क्या रहेगा, तो ये काम भी इलेक्शन कमीशन ही करता है। इसके अलावा निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित विवाद अगर कभी उठता है तो उसकी जांच भी यही करेंगे, और आचार संहिता तैयार करना, जैसे कि जब कभी भी किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में, किसी राज्य में या पूरे देश में जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस होते ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू हो जाता है, आचार संहिता। तो इसकी व्यवस्था भी सारा चुनाव आयोग ही करता है। क्लियर है बात सारी? तो जब सारी बातें क्लियर है तो मुझे लगता है कि आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। एक अच्छा सा प्रश्न आप लोग के लिए है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की सदस्यता वाली समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इन दोनों स्टेटमेंट से मैं आपको बताना कि कौन से सही है। एक और दो दोनों सही है, एक सही है दूसरा गलत है, एक गलत है दूसरा सही है, कोई भी कथन सही नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो जैसा भी हो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, मुझे देखते हैं कि कितने लोग सही आंसर देते हैं, कितने बताते हैं। बाकी आज की क्लास में इतना ही। जितनी महत्वपूर्ण बातें हमें करनी थी इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट के लिए, वो सारी बातें हम लोगों ने की है। बाकी की बातें करेंगे हमारी आने वाली क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।